Welcome to my channel. सो हाउ आर यू ऑल गाइस। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मेरे चैनल पर आने के लिए Thank you very much. तो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं 12th हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर पर। Yay! चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहले इंट्रो से शुरुआत करते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद 1000 साल के लंबे गैप में उपमहाद्वीप के कई विभिन्न भागों में कई तरह के डेवलपमेंट हुए। ये वही वक्त था जब सिंधु नदी तथा इसकी उपनदियों के किनारे पर रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। नॉर्थ इंडिया, दक्कन पठार रीजन, कर्नाटक जैसे सब कॉन्टिनेंट के कई रीजन्स में फार्मिंग सेटलमेंट अस्तित्व में आई। साथ ही दक्कन और साउथ इंडिया के रीजन्स में चरवाहा सेटलमेंट्स के प्रमाण भी मिलते हैं। ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्दी के दौरान मध्य एंड साउथ इंडिया में डेड बॉडीज के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए, जिनमें महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। कई जगहों पर पाया गया है कि डेड बॉडीज के साथ अलग अलग तरह के लोहे से बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया जाता था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से नए चेंजेस के प्रमाण मिलते हैं। शायद इनमें सबसे ज्यादा मुखर आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों का डेवलपमेंट है। इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य चेंजेस थे। इनका पता कृषि उपज को संगठित करने से पता चलता है। इसी के साथ लगभग एंटायर सबकॉन्टिनेंट में नए नगरों का उदय हुआ। इतिहासकार इस तरह के डेवलपमेंट का आकलन करने के लिए अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों तथा चित्रों जैसे सोर्सेस का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम आगे जानेंगे कि यह एक जटिल प्रक्रिया है और आपको यह भी आभास होगा कि इन सोर्सेस से डेवलपमेंट की पूरी स्टोरी का पता नहीं चलता। नाउ वी विल लर्न द टॉपिक नंबर 1, प्रिसिम तथा प्रियदर्शी। इंडियन स्क्रिप्चर साइंस में उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिसिम को पता चला कि ब्राही और खरोष्टी लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों पर किया गया है। प्रिसिम को पता चला कि आधे से ज्यादा स्क्रिप्चर्स और कॉइन्स पर प्रियदर्शी यानी मनोहर मुख आकृति वाले राजा का नाम लिखा था। कुछ स्क्रिप्ट्स पर राजा का नाम अशोक भी लिखा था। अकॉर्डिंग टू बौद्ध ग्रंथ, अशोक सर्वाधिक पॉपुलर शासकों में से एक था। इस शोध से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को न्यू डायरेक्शन मिली। बिकॉज इंडियन एंड यूरोपियन विद्वानों ने सब कॉन्टिनेंट पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे स्क्रिप्ट्स एंड ग्रंथ का यूज किया। एज अ रिजल्ट 20th सेंचुरी के अर्लियर डिकेड तक सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक नॉर्मल चित्र तैयार हो गया। आफ्टर दैट विद्वानों ने अपना फोकस पॉलिटिकल हिस्ट्री के संदर्भ की ओर लगाया और ये इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की कि क्या पॉलिटिकल चेंजेस और फाइनेंशियल तथा सोशल डेवलपमेंट के बीच कोई रिलेशन था। जल्दी रियलाइज हो गया कि रिलेशन था, पर डायरेक्ट नहीं। चलते हैं बढ़िया स्पीड से सेकंड टॉपिक पर, विच इज प्रारंभिक राज्य। 16 महाजनपद। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी से पूर्व को एक इम्पोर्टेंट चेंजिंग टाइम माना जाता है। इस वक्त को आरंभिक राज्यों, नगरों और लोहे के बढ़ते प्रयोग तथा कॉइन डेवलपमेंट के साथ जोड़ा जाता है। इसी वक्त में बौद्ध एंड जैन सहित डिफरेंट दार्शनिक विचारधाराओं का डेवलपमेंट हुआ। बौद्ध और जैन रिलीजियन के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपदों के नाम की लिस्ट में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। दोनों ग्रंथों में महाजनपदों की लिस्ट अलग है, लेकिन वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गाधार और अवंती जैसे नाम दोनों ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। आधे से ज्यादा महाजनपदों पर राजाओं का शासन था, राजा का नहीं, राजाओं का। लेकिन गढ़ और संघ नाम से पॉपुलर स्टेट्स में कई लोगों का ग्रुप राज करता था। इस ग्रुप का हर एक मेंबर राजा कहलाता था। भगवान महावीर और भगवान बौद्ध इन्हीं गढ़ों से रिलेटेड थे। वज्जी संघ की बातें, कुछ स्टेट्स में भूमि सहित उनके फाइनेंशियल सोर्सेज पर राजागण सामूहिक कंट्रोल था, लेकिन सोर्सेज के अभाव से इन स्टेट्स की पूरी हिस्ट्री नहीं लिखी जा सकती। लेकिन ऐसे कई स्टेट्स लगभग 1000 साल तक बने रहे। हर एक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, जिसे किले से घेरा जाता था। किलेबंद राजधानियों के रखरखाव और प्रारंभिक सेना और नौकरशाही के लिए भारी फाइनेंशियल सोर्सेज की नीड होती थी। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना शुरू की। शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया था और उम्मीद की जाती थी शासक क्षत्रिय वर्ग से ही हों। शासक का काम किसानों, व्यापारियों एंड शिल्पकारों से टैक्स एंड भेंट वसूलना होता था। क्या वनवासियों और चरवाहों से भी एज अ टेक्स्ट कुछ लिया जाता था?
हमें इतना तो मालूम है कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर हमला करके पैसा इकट्ठा करना भी माना जाता था। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र रेडी कर लिए। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर डिपेंड थे, जिन्हें फार्मर ग्रुप में नियुक्त किया जाता था। लेट्स लर्न द सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड टॉपिक विच इज 16 महाजनपद में प्रथम मगध। जरा सोचिए, 16 महाजनपदों में एक ऐसा राज्य जो धीरे धीरे इतना पावरफुल बनता गया कि बाकी सब उसके सामने फीके पड़ने लगे। लेकिन एक सवाल कि आखिर मगध ही क्यों? 4th सेंचुरी BC तक मगध, जो आज के बिहार के आसपास स्थित था, इंडिया का पावरफुल महाजनपद बन चुका था। हिस्टोरियंस इसके कई रीजंस बताते हैं। पहला रीजन वहाँ की उपजाऊ जमीन। मगध में खेती बहुत अच्छी होती थी, जिससे अनाज की कमी नहीं रहती थी। लेकिन सिर्फ खेती नहीं, मगध के पास एक और बड़ी पावर थी, आयरन। आज के झारखंड के रीजन्स में आयरन की खदान आसानी से मिल जाती है। इसी लोहे का यूज मजबूत उपकरण एंड वेपन्स बनाने के लिए होता था। और जब बात युद्ध की हो तो मगध के पास एक और फायदा था, जंगलों से मिलने वाले हाथी। उस वक्त हाथियों को आर्मी टैंक माना जाता था। और मजे की बात कि मगध के पास इनकी कोई कमी नहीं थी। इतना इनफ नहीं था, बल्कि गंगा और उसकी उपनदियां मगध के नेचुरल हाईवे की तरह काम करती थी। इनके थ्रू ट्रेड एंड ट्रैवलिंग दोनों आसानी से और सस्ती हो जाती थी। पर बौद्ध और जैन ग्रंथ के लेखक कुछ और ही स्टोरी बताते हैं। अकॉर्डिंग टू देम, मगध की सफलता का रहस्य वहाँ के साधन नहीं, बल्कि वहाँ के राजा हुआ करते थे। बिम्बिसारा, अजातशत्रु और महापद्मानंद जैसे राजा अपने स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए नए कदम उठाते रहे और उनके मंत्री उन प्लान्स को सक्सेसफुल बनाते रहे। स्टार्टिंग में मगध की राजधानी राजगृह थी, जिसे आज हम राजगीर के नाम से जानते हैं। हैरानी की बात है कि राजगृह का मतलब भी होता है राजाओं का घर। ये पहाड़ियों से घिरा एक सेफ एंड किलेबंद शहर था। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मगध और भी बड़ा और पावरफुल होता गया। एंड देन 4th सेंचुरी BC में कैपिटल को राजगृह हटाकर पाटलिपुत्र रखा गया, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं। गंगा के किनारे स्थित होने की वजह से ये बिजनेस और ट्रैवलिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र बन गया। बट द क्वेश्चन इज, मगध की शक्ति यहीं तक लिमिटेड थी या फिर ये आगे चलकर पूरे भारत की तकदीर बदलने वाला था? अब हम पहुंचते हैं टॉपिक नंबर 3 पर, विच इज एक आरंभिक साम्राज्य। जरा सोचिए, मगध तो ऑलरेडी ही इंडिया का सबसे पावरफुल महाजनपद बन चुका था, बट अब एक ऐसी एम्पायर उभरने वाली थी जो इससे कई गुना बड़ी होने वाली थी। इसी के साथ शुरू होती है मौर्य एम्पायर की कहानी। मौर्य एम्पायर के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने एक ऐसे एम्पायर की नींव रखी जो पश्चिम उत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैली हुई। लेकिन मौर्य वंश को असली पहचान दिलाई एक ऐसे शासक ने जिसका नाम आज भी हिस्ट्री के कुछ पेजेस में चमकता है, अशोक। अशोक को प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध शासकों में गिना जाता है। उनके शासनकाल में मौर्य एम्पायर और भी विशाल हो गया। और फिर आया वो पल जिसने अशोक की लाइफ की डायरेक्शन ही चेंज कर दी। अशोक ने कलिंगा पर भी जीत हासिल कर ली, जिसे आज हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या ये विजय सिर्फ एक और जीत थी या फिर इस युद्ध के बाद अशोक की सोच और इतिहास दोनों बदलने वाले थे? Now we are going to move on the topic number 3.1, which is मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ये बात सोचने वाली है, मौर्य एम्पायर लगभग 2300 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। ना उस वक्त कैमरा था, ना इंटरनेट और ना ही साथ में कोई मॉडर्न रिकॉर्ड। सवाल ये उठता है कि आखिर हिस्टोरियंस मौर्य एम्पायर के बारे में इतनी जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं? इसका जवाब छुपा है डिफरेंट सोर्सेज में। सबसे पहले आते हैं पुरातात्विक प्रमाण। मौर्य काल की मूर्ति और अन्य अवशेष हमें उस युग की एक झलक दिखाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मौर्य एम्पायर के बारे में कुछ समकालीन रचनाएं भी मिलती हैं। इनमें सबसे पॉपुलर है मेगास्थनीज का विवरण। मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत है जो चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में आया था। उसने वो सब लिखा जो अपनी आंखों से देखा। हालांकि आज उसकी बुक के कुछ ही पार्ट्स उपलब्ध हैं। एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ अर्थशास्त्र माना जाता है कि इसके कुछ पार्ट्स की रचना चंक्या यानी कुलटिया ने की थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। इस ग्रंथ से हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था और राजनीति के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। लेकिन अगर मौर्य काल का सबसे अनमोल सोर्स चुनना हो तो मे भी हिस्टोरियंस बिना सोचे समझे अशोक के अभिलेखों का नाम लेंगे। अशोक पहला ऐसा इंडियन सम्राट था जिसने अपने संदेश स्टोन्स और स्तंभों पर लिखवाए। ये संदेश सिर्फ अधिकारियों के लिए नहीं बल्कि नॉर्मल लोगों के लिए भी थे। इन स्क्रिप्चर्स के थ्रू अशोक ने अपने धम्म का प्रचार किया। इस धम्म में ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति सम्मान, सेवकों और दासों के साथ दयालु व्यवहार और अन्य धर्मों और परंपराओं का आदर करने की बात कही गई थी। हैरान
कर देने वाली बात यह है कि ये स्क्रिप्चर्स हमें सीधे अशोक की आवाज सुनाने जैसे लगते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अशोक ने अपने संदेश पूरे एम्पायर में फैलाने की जरूरत क्यों महसूस की। अब हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक बचा है, विच इज साम्राज्य का प्रशासन। आज के वक्त में एक भी बड़े देश को संभालना इजी नहीं है, लेकिन 2300 साल पहले अशोक ने ऐसे एम्पायर पर राज किया जो अफगानिस्तान से लेकर उड़ीसा तक फैली हुई थी। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी एम्पायर को मैनेज कैसे किया जाता था। मौर्य एम्पायर के 5 प्रमुख पॉलिटिकल केंद्र थे, राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसील और स्वर्णगिरी। अशोक के स्क्रिप्चर्स बताते हैं कि इन सभी रीजन्स में लगभग एक जैसे मैसेजेस भेजे जाते थे, लेकिन क्या अफगानिस्तान के पहाड़ों और उड़ीसा के समुद्री तटों पर एक ही तरह का प्रशासन चल सकता है? हिस्टोरियंस मानते हैं कि ऐसा इम्पॉसिबल है। एम्पायर के अलग अलग रीजन्स की जरूरतें भी अलग थी, इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल राजधानी और प्रांतीय केंद्रों पर रखा गया होगा। दिलचस्प बात यह थी कि इन केंद्रों की नियुक्ति भी सोच समझकर की गई थी। तक्षशिला और उज्जैनी बड़े व्यापारिक मार्गों पर स्थित थे, जबकि स्वर्णगिरी दक्षिण भारत की सोने की खदानों के करीब था। लेकिन इतनी बड़ी एम्पायर में संदेश पहुंचाना भी एक चुनौती थी। राजधानी से किसी प्रांत तक पहुंचने में कई हफ्ते और महीनों का वक्त लग जाता था, इसीलिए सड़कों और नदियों पर सुरक्षा व्यवस्था का स्ट्रॉन्ग होना इम्पोर्टेंट था। यहीं पर मौर्य सेना का रोल शुरू होता है। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज के अनुसार सेना के अलग अलग विभागों के लिए डिफरेंट समितियां भी बनी हुई थी। कोई नौसेना संभालता था, कोई पैदल आर्मीज, तो कोई घुड़सवारी को और कोई हाथियों की देखभाल करता था। यहाँ तक कि सैनिकों का भोजन, जानवरों का चारा और यात्रा के साधन तक की व्यवस्था अलग समितियां करती थी। लेकिन अशोक सिर्फ सेना के भरोसे अपनी एम्पायर को जोड़कर नहीं रखना चाहता था, उसने एक और रास्ता चुना, धर्म। अशोक का मानना था कि अगर लोग धर्म के प्रिंसिपल्स पर चलेंगे तो उनकी लाइफ इस दुनिया में और आने वाले फ्यूचर में बेहतर होगी। इस मकसद से उसने विशेष अधिकारी नियुक्त किए थे जिन्हें धम्म महमत्ता कहा जाता था। लेकिन एक और क्वेश्चन, क्या अशोक का धर्म सिर्फ एक नैतिक मैसेज था या फिर पूरी एम्पायर को सूत्र में बांधने की एक सोची समझी राजनीति? अब एंड करते हैं इस वीडियो का विद लास्ट टॉपिक ऑफ पार्ट 1, विच इज मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। जब 19वीं सदी में हिस्टोरियंस ने भारतीय इतिहास को समझने की कोशिश की तो एक एम्पायर ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, मौर्यन एम्पायर। लेकिन एक सवाल है कि मौर्यन एम्पायर को इतना इम्पोर्टेंट क्यों समझा जाता था? उस वक्त भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। ऐसे में इंडियन हिस्टोरियंस को एंशिएंट इंडिया में एक विशाल और पावरफुल एम्पायर का होना प्रेरणादायक लगा। और जब मॉडर्न काल की भव्य मूर्तियां, स्तंभ और अन्य पुरातात्विक अवशेष सामने आए तो लोग और भी प्रभावित हो गए। लेकिन सबसे ज्यादा डिस्कशन में आया कि ऐसा इंसान अशोक। हिस्टोरियंस ने देखा कि अशोक स्क्रिप्चर्स अन्य शासकों से बिल्कुल अलग थे। जहां कई राजा अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ते थे, वहीं अशोक अपनी प्रजा से सीधा बात करते हुए नजर आते थे। इसी वजह से कई राष्ट्रवादी राजाओं ने अशोक को अपनी प्रेरणा का सोर्स माना। लेकिन इस स्टोरी का दूसरा पहलू भी है। क्या मॉडर्न एम्पायर वाकई इतनी ग्रेट थी जितना हम मानते हैं? तो फिर यह एम्पायर सिर्फ 150 साल तक ही क्यों टिक पाई? इंडिया के हजारों साल लंबे इतिहास में यह वक्त ज्यादा बड़ा नहीं माना जाता और यह एम्पायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी नहीं फैल पाई। और जहाँ तक इसका प्रभाव था, वहाँ भी हर जगह कंट्रोल एक जैसा नहीं। फिर धीरे धीरे दूसरी शताब्दी BC तक कई नए स्टेट्स और रूलर्स उभरने लगे। यहीं से मॉडर्न एम्पायर की पावर कम होने लगी। लेकिन सवाल ये है कि एंड में इतनी ह्यूज एम्पायर और पावरफुल एम्पायर धीरे धीरे वीक कैसे हो गई? इसी के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे।